वो तस्वीर जो दिखाती है कि इंसानों ने एक तरह से सोचना कैसे सीखा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। इन नोट्स में गणित की कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि ये स्थान, संख्याओं और गणना का विज्ञान है। लेकिन एक कथन है जो बार बार आता है, हॉब्सन का, कि गणित सभ्यता का दर्पण है। हाँ। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब सच में बहुत गहरा है। इसे ऐसे सोचिए, जब हम हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिडों को देखते हैं तो हम सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं देखते। नहीं, हम उस सभ्यता की ज्यामिति, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी खगोल विज्ञान की समझ को देखते हैं। वो पिरामिड उस सभ्यता की गणितीय सोच का जीता जागता सबूत है। अच्छा, मतलब गणित सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी बनाई हुई चीजों में झलकता है। ठीक वैसे ही भारत के प्राचीन मंदिरों को देखिए, उनमें जो जटिल डिजाइन और सिमेट्री दिखती है वो सिर्फ कला नहीं है, वो गणित है। वो उस दौर की गणितीय मेधा का प्रमाण है। तो हॉब्सन का मतलब था कि किसी भी दौर की इमारतों, कला, संगीत को देखकर आप बता सकते हैं कि उनकी गणित की समझ कितनी गहरी थी। ये एक तरह से उस सभ्यता की सोच का एक्सरे है। आपकी नोट्स में नेपोलियन का एक जिक्र है जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। उन्होंने कहा था कि गणित की उन्नति देश की संपन्नता से जुड़ी है। हाँ, ये तो बिल्कुल दूसरी तरह का नजरिया है। हाँ, और ये भी उतना ही सच है। नेपोलियन एक शासक थे, एक सैन्य रणनीतिकार। उनके लिए गणित कोई दार्शनिक विचार नहीं था। उनके लिए ये एक टूल था, बिल्कुल एक हथियार था। वो जानते थे कि बेहतर तोपें बनाने के लिए, मजबूत पुल बनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। तो जहां हॉब्सन गणित में संस्कृति की आत्मा देख रहे थे, वहीं नेपोलियन उसमें एक साम्राज्य की ताकत देख रहे थे। और इन दोनों के बीच एक और विचार है, जॉन लॉक का। नोट्स कहते हैं कि उनका मानना था गणित तर्क करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। तो ये न तो संस्कृति है, ना ही ताकत, बल्कि दिमाग की कसरत है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे जरूरी बात है। गणित हमें एक तरीका सिखाता है, किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, हर कदम को तर्क की कसौटी पर कसना और फिर एक नतीजे पर पहुंचना। और ये आदत हर जगह काम आती है। हाँ, ये आदत एक बार बन जाए तो फिर चाहे आप वकील हों, डॉक्टर हों या शेफ, आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो गणित सिर्फ दुनिया को समझने का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को ट्रेन करने का भी एक टूल है। ये परिभाषाएं तो ठीक हैं, लेकिन गणित को असली आकार तो इंसानों ने दिया है। इन नोट्स में कुछ बहुत दिलचस्प कहानियां हैं और शुरुआत भारत से होती है। हाँ, आर्यभट्ट का नाम कई बार आया है और उनके साथ जुड़ा है गणित का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचार, शून्य। शून्य। ये तो हम सब ने सुना है कि शून्य की खोज भारत में हुई, लेकिन असल सवाल ये है कि ये इतना बड़ा आइडिया क्यों था? एक कुछ नहीं का प्रतीक इतना जरूरी कैसे हो गया? ये एक शानदार सवाल है। देखिए, शून्य सिर्फ एक और नंबर नहीं था, ये एक कह सकते एक दार्शनिक छलांग थे। दार्शनिक छलांग। हाँ, इससे पहले रोमन अंकों को देखिए, I, V, X, उनसे बड़ी संख्याएं लिखना और जोड़ना घटाना एक सिरदर्द था। हाँ, बहुत मुश्किल था। शून्य ने प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान प्रणाली को जन्म दिया। इसी की वजह से 1, 10 और 100 में एक का मतलब अलग अलग होता है। अच्छा, इस एक विचार ने बड़ी बड़ी गणनाओं को बच्चों का खेल बना दिया। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये विचार भारत में ही क्यों आया, इसका संबंध यहाँ की दार्शनिक सोच से भी है। मतलब बौद्ध और हिंदू दर्शन में शून्यता का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तो हो सकता है कि जिस संस्कृति में कुछ नहीं होने का एक गहरा अर्थ पहले से मौजूद था, उसी संस्कृति के लिए कुछ नहीं को एक गणितीय प्रतीक देना ज्यादा स्वाभाविक रहा हो। और इसका असर तो आज तक है। आज कंप्यूटर की पूरी दुनिया ये बाइनरी कोड सिर्फ 0 और 1 पर टिकी है। उस एक भारतीय विचार के बिना आज की डिजिटल दुनिया होती ही नहीं। इन नोट्स में भास्कराचार्य की किताब लीलावती का भी जिक्र है, लेकिन ये नाम गणित की किताब जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। इसकी क्या कहानी है? और यही तो इसकी खूबसूरती है। लीलावती को अक्सर दुनिया की सबसे रचनात्मक गणित की किताबों में से एक माना जाता है। अच्छा, किंवदंती है कि भास्कराचार्य ने ये किताब अपनी बेटी लीलावती के लिए लिखी थी। इसमें गणित के सूखे सिद्धांत नहीं है, बल्कि कविताएं और पहेलियां हैं। पहेलियां जैसे एक सवाल कुछ इस तरह का होगा, एक झुंड में कुछ मधुमक्खियां हैं, उनमें से आधी एक फूल पर बैठी हैं, और इस पहेली को सुलझाते सुलझाते आप बीजगणित का एक सिद्धांत सीख जाते हैं। वाह! लेकिन कई लोगों के लिए तो गणित की यही तार्किकता और नियम उसे बहुत नीरस और डरावना बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भास्कराचार्य शायद ये दिखाना चाहते थे कि गणित कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक खेल है। हाँ, ये हमारे आसपास की दुनिया में ही छिपा एक खेल है। ये इस बात का सबूत है कि सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाया जा सकता है। और फिर इन नोट्स में एक नाम है जो हमेशा मुझे आकर्षित करता है, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन। यह लिखा है कि उनकी 33 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि वो सुबह 11 बजे तक सोते थे। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है,
ये रामानुजन के काम करने के तरीके की एक झलक है। रामानुजन की कहानी सिर्फ प्रतिभा के बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? यह इस बारे में भी है कि प्रतिभा को पारंपरिक पैमानों से नहीं मापा जा सकता। वो कैम्ब्रिज गए, जहां गणित का एक बहुत कठोर और औपचारिक सिस्टम था। उनके जैसे सहज ज्ञानी, जिनके दिमाग में फॉर्मूले सपनों में आते थे, उनके लिए वो सिस्टम एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी। मतलब उनका दिमाग नियमों के हिसाब से नहीं चलता था? बिल्कुल नहीं। उनका देर तक सोना कोई आलस नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि एक रचनात्मक दिमाग हमेशा 9 से 5 के ढांचे में काम नहीं करता। वो रात भर जाग के गणित करते थे। तो उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि महान विचार किसी तय समय पर नहीं आते और हमें प्रतिभा को उसके अनोखेपन के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो भारत जहां शून्य और संख्याओं के साथ गणना में क्रांति ला रहा था, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था? इन नोट्स को देखें तो लगता है कि यूरोप में ज्यामिति पर ज्यादा जोर था। हाँ, यूनानियों द्वारा स्थापित ज्यामिति की परंपरा को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा था। और यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है यूक्लिड का, जिन्हें ज्यामिति का जनक कहा गया है। और ये उपाधि उन्हें बिल्कुल सही दी गई है। अगर आर्यभट्ट ने हमें कितना गिनना सिखाया, तो यूक्लिड ने हमें कैसा और कहाँ को समझना सिखाया। उनकी किताब एलिमेंट्स शायद मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। ऐसा क्या खास था उस किताब में? उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका तरीका। यूक्लिड ने सिर्फ ये नहीं बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ बहुत ही बुनियादी स्वयं सिद्ध बातों से शुरुआत की, जैसे 2 बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और फिर सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके एक-एक करके ज्यामिति के सारे सिद्धांत साबित कर दिए। एक तार्किक इमारत बनाने जैसा? बिल्कुल, जिसकी हर ईंट अपनी जगह पर पक्की थी। ये तरीका इतना शक्तिशाली था कि 2000 साल तक ये किताब ज्यामिति की बाइबल बनी रही। तो यूक्लिड ने गणित को एक बिखरे हुए ज्ञान से एक संगठित विज्ञान बना दिया। नोट्स में एक और बड़ा नाम है, रेने डिकार्ट का। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति के जनक। ये क्या चीज है? डिकार्ट ने एक ऐसा काम किया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ दिया, ज्यामिति यानी आकृतियां और बीजगणित, मतलब एक्स और वाई वाले समीकरण। हाँ। उन्होंने ही सबसे पहले स्पेस को एक अदृश्य ग्रिड में बदल दिया और कहा कि इस ग्रिड पर किसी भी बिंदु की जगह 2 नंबरों से बताई जा सकती है। अच्छा, तो क्या उन्होंने ही मैप्स पर आप यहाँ है वाला डॉट लगाना संभव किया, एक्स वाई वाला? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। इसी एक विचार के बिना आज न गूगल मैप्स होता, न वीडियो गेम के ग्राफिक्स और न ही आर्किटेक्ट्स के कंप्यूटर डिजाइन। मतलब एक सीधी लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं रही, वो y = mx + c का समीकरण बन गई। इस एक विचार ने गणित की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर इस लिस्ट में आते हैं आइजैक न्यूटन। उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस पर काम किया। ये तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक कार की तस्वीर है, तो वो यूक्लिड की ज्यामिति है, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसके पहियों का आकार बता सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक वीडियो है जिसमें कार चल रही है और आप किसी भी एक पल, ठीक उसी क्षण, उसकी रफ्तार या उसके मुड़ने का कोण जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलकुलस चाहिए। तो उसके लिए आपको न्यूटन का कैलकुलस चाहिए। अच्छा, तो कैलकुलस बदलावों का गणित है। एकदम सही। यूक्लिड ने हमें स्थिर दुनिया का गणित दिया, न्यूटन ने हमें बदलती हुई दुनिया का गणित दिया। ग्रहों की चाल, रॉकेट का रास्ता, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, जहां भी कोई चीज लगातार बदल रही है, वहां कैलकुलस काम आता है। तो ये तीनों, यूक्लिड, डिकार्ट और न्यूटन, हमें फिर से सभ्यता का दर्पण वाली बात पर ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल। यूक्लिड एक ऐसे समाज का आईना थे जो संरचना और तर्क को महत्व देता था। डिकार्ट उस दौर के थे जब दुनिया को नक्शों और मशीनों से व्यवस्थित किया जा रहा था, और न्यूटन उस औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़े समाज का दर्पण थे, जिसे गति और परिवर्तन को समझने की सख्त जरूरत थी। ये तो साफ है कि गणित की कई शाखाएं हैं। नोट्स बताते हैं कि सबसे पुरानी शाखा अंक गणित है, फिर ज्यामिति और बीजगणित, और ये सब मिलकर गणित की एक अपनी भाषा बनाते हैं, जिसके तत्व हैं चिन्ह, संख्या और सूत्र। हाँ, और इस भाषा की सबसे बड़ी खूबी बताई गई है कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सार्वभौमिक का मतलब है कि ये किसी संस्कृति या देश की मोहताज नहीं है। 2 + 2 4 भारत में भी सच है, ब्राजील में भी, और मंगल ग्रह पर भी सच होगा। सही बात है। पाइथागोरस का प्रमेय हर भाषा में एक ही तरह से काम करता है। यही वजह है कि विज्ञान की भाषा गणित है। जब नासा और इसरो एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो अपनी भावनाओं का अनुवाद नहीं करते, वो गणितीय समीकरणों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, क्योंकि उसका मतलब पूरी दुनिया में एक ही होता है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में गणित का इस्तेमाल कहाँ होता है? नोट्स में एक लंबी लिस्ट है। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, बैंक, कंप्यूटर, व्यापार, समय मापना, संक्षेप में हर जगह। हर जगह। ये लिस्ट सही है, लेकिन शायद ये पूरी कहानी नहीं बताती। हम अक्सर ये महसूस नहीं करते, लेकिन हम एक गणितीय दुनिया में डूबे हुए हैं। वो कैसे? सुबह जो अलार्म बजता है, वो समय के गणित पर चलता है।
नाश्ते में जो कैलोरी गिनते हैं वो अंकगणित है। ऑफिस जाने के लिए जो गूगल मैप्स रास्ता बताता है वो डिकार्ड की निर्देशांक ज्यामिति है। बिल्कुल। जिस फोन पर हम ये सब कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग 0 और 1 के बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। हम गणित का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम गणित में जी रहे हैं। पर इन नोट्स में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर भी कुछ बदलता है। लिखा है कि गणित से अनुशासन, तर्क, सोचने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। और ये गणित का वो पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक तरफ इसका उपयोगितावादी मूल्य है, ये हमें चीजें बनाने में मदद करता है, और दूसरी तरफ इसका बौद्धिक मूल्य है, ये हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक जिम की तरह है। जब आप एक मुश्किल गणितीय समस्या को हल करते हैं तो आप सिर्फ एक सवाल हल नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। हाँ, आप अपने दिमाग को धैर्य, तर्क और एकाग्रता के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। नोट्स में एक तीसरा मूल्य भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक सवाल है कि गणित के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से जुड़ा है, और जवाब है सांस्कृतिक। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या गणित भी कला या संगीत जैसा हो सकता है? ये एक बहुत गहरी और सुंदर बात है। इसका मतलब है कि गणित सिर्फ एक टूल या दिमागी कसरत नहीं है, ये मानव संस्कृति का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि कोई कविता या पेंटिंग। अच्छा। जैसे एक संगीतकार सुरों से एक सुंदर रचना बनाता है, वैसे ही एक गणितज्ञ संख्याओं और प्रतीकों से एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण प्रमाण यानी प्रूफ बनाता है। उसमें भी एक तरह की सुंदरता, एक सादगी होती है जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने उसे गहराई से देखा हो। कि गणित सिर्फ फॉर्मूले और समीकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक की कहानी है। यह एक भाषा है, सोचने का एक तरीका है और इंसानी तर्क का इतिहास है। और जैसा हॉब्सन ने कहा था, ये सच में सभ्यता का दर्पण है। हाँ, हमने देखा कि कैसे शून्य की एक छोटी सी खोज से लेकर कैलकुलस के जटिल सिद्धांतों तक गणित ने मानव प्रगति को हर कदम पर संभव बनाया है। इसने हमें सितारों तक पहुंचाया है और हमारी जेब में सुपर कंप्यूटर रख दिए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान अपनी जिज्ञासा और तर्क से क्या कुछ हासिल कर सकता है। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। नोट्स में वो सवाल था कि गणित के कार्यों की प्रशंसा करना एक सांस्कृतिक मूल्य है। तो अगली बार जब कोई शानदार पुल का डिजाइन देखें, या किसी कंप्यूटर गेम के ग्राफिक्स पर हैरान हो, या फिर प्रकृति में किसी सूरजमुखी के बीजों का घुमावदार पैटर्न देखें, तो उसे सिर्फ एक वस्तु या घटना की तरह न देखें। हाँ, एक पल के लिए रुककर ये सोचने की कोशिश करें कि उसके पीछे छिपा हुआ गणित, वो अदृश्य संरचना अपने आप में कितनी सुंदर और शक्तिशाली है। शायद यही गणित का असली सांस्कृतिक मूल्य है, दुनिया में छिपे हुए पैटर्न को देखने और उसकी सुंदरता की सराहना करने की क्षमता।